हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। विश्व वानिकी दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। लीची के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य रहता है कि सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। हम अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जानवरों के लिए आवास और मनुष्यों के लिए आजीविका प्रदान करने के अलावा वन वाटरशेड संरक्षण प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। तो ये विश्व वानिकी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने का क्या महत्व है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व वानिकी दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ के द्वारा मनाया गया। तब से हर साल ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व वानिकी दिवस इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें और अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 24.62% भूमि पर ही वनों और जंगलों का अस्तित्व रह गया है। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है और हर साल विश्व वानिकी दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई तेजी से हो रही है। वहीं दूसरी ओर मानवीय चूक और प्रकृति के कारण हर साल वनों में आग लगना गंभीर चुनौती होती जा रही है। पिछले कई सालों से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में वनों में आग लगने की खबरें अब आम हो चली हैं। इसके कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही वर्षा का संतुलन भी बिगड़ गया है। कहीं भीषण सूखा तो कभी बाढ़ जैसी आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वन भूमि पर उद्योग धंधों और मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और इनका संरक्षण करें। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, कृषि के साथ वानिकी वृक्षों को लगाना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा।
इसके संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। वन पर्यावरण लोगों और जंतुओं को कई प्रकार का लाभ पहुंचाता है, जैसे फर्नीचर, प्लाईवुड, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी, रबर और कई तरह के उत्पाद जैसे गोंद, फल, सुपारी और मसाले भी वनों से मिलते हैं। साथ ही कई औषधीय पौधे भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और इस प्रकार वन भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ़ भी रोकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन ध्वनि को नियंत्रित करते हैं, हवा की दिशा को बदलने और गति कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वन्य जीव भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा। भारत में वनों की रक्षा के लिए लोगों में शुरुआत से ही जागरूकता देखने को मिली। इसका उदाहरण चिपको आंदोलन है। 1970 में पेड़ों के काटे जाने के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उसे काटा ना जा सके। अब फिर ऐसे आंदोलन और सतत वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी देखरेख भी जरूरी हो गई है। हम सभी को जागरूक होकर पेड़ पौधों को लगाना है, तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में लीची की बागवानी बहुत बड़े एरिया में की जाती है। फिलहाल लीची के बागों से फूल से फल बन रहे हैं। साथ ही इस समय बागों के कुछ कार्यों को करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कीटों का प्रकोप, सिंचाई प्रबंधन आदि। तो बागवान भाई इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं जिला मधुबनी कृषि विशेषज्ञ राजेश कुमार से। और फसलों की बनिस्बत अगर देखा जाए तो लीची बहुत ही शॉर्ट पीरियड कहा जा सकता है। इसका प्रबंधन मात्र 40 दिनों के लिए ही होता है। अगर कहा जाए 40 दिन बढ़िया से प्रबंधन आप कर लेते हैं तो उच्च गुणवत्ता युक्त आप फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए 3-4 बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। पहला कि खेत में नमी हमेशा होनी चाहिए और इसमें हल्की सिंचाई बार बार करनी चाहिए, न कि एक ही बार फ्लडिंग कर देना चाहिए। इसमें सिंचाई करें, जरूर करें और हल्की सिंचाई करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किए हुए हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम या रेन गेन जो भी सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन जिसको बोलते हैं, उस पद्धति को अपनाएंगे तो ज़्यादा ये आपको फायदेमंद होगा। लीची के बाग में फूलों और फलों का झड़ना समस्या है, लेकिन जब अधिक मात्रा में फूल और फल झड़ने लगे तब इसके नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे तो फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव, हार्मोन्स का संतुलन, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर सिंचाई, तेज हवाओं और कीड़े व रोगों का प्रकोप मुख्य कारण है। लीची के पौधों में 3 प्रकार के फूल आते हैं। शुद्ध नर फूल सबसे पहले आते हैं, जो मादा फूल आने के पहले ही झड़ जाते हैं।
अतः इनका उपयोग परागण कार्य में नहीं हो पाता। कार्यकारी नर फूल जो मादा फूल के साथ ही आते हैं, इन्हीं नर पुष्पों से मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। लीची में उभयलिंगी मादा फूलों में ही फल का विकास होता है। इन फूलों में पुंकेसर अंडाशय के नीचे होता है, अतः स्वयं परागण न होकर कीटों द्वारा परागण की जरूरत होती है। इसलिए अधिक फलन के लिए मादा फूलों का समुचित परागण होना चाहिए और परागण के समय कीटनाशी दवाओं का अधिक छिड़काव न करें। और एक और देखिएगा कि इसमें क्या बोलते हैं, उसका फटन यानी फल का फटना एक बहुत ही मतलब जटिल समस्या होता है किसान भाइयों के। अगर फल फट जाता है तो उनका इनकम पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। फल का अगर फटने की बात है तो वो 2-3 चीज़ मुख्य रूप से होता है। पहला, अगर तापमान में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है तो उस समय फल फटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए तो सिंचाई करना ही चाहिए। और बोरोन का 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बोरोन का स्प्रे 2 बार जरूर करें, नहीं तो कैल्शियम सल्फेट और बोरन दोनों का मिक्सर करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं, फायदेमंद होगा। लीची के बगीचे में अच्छी फलन एवं उत्तम गुणवत्ता के लिए मंजर आने के संभावित समय से 3 माह पहले पौधों में सिंचाई न करें और अंतर शस्य फसल नहीं लगाएं। मंजर आने के 30 दिन पहले पौधों पर जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर पहला और 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करने से मंजर एवं फूल अच्छे आते हैं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद NAA 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव करने से फूलों और फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। उसमें अगर लीची में खाद प्रबंधन की बात किया जाए तो उसमें आपको 300 से 350 ग्राम यूरिया और 300 ग्राम आपको पोटास दोनों का मिक्स करके प्रति पेड़ के हिसाब से, जहाँ तक लीची का छत्रक होता है, छत्रक से 1 मीटर अंदर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई या 15 सेंटीमीटर गहराई करके आपको चारों तरफ उसको डाल देना है। इसमें जहाँ तक कीट व्याधि की बात होती है तो मुख्य रूप से 3 कीट व्याधि प्रमुख होते हैं। एक होता है माइट बोलते हैं हम लोग। ये माइट का जब प्रकोप होता है तो इसकी पत्तियां मखमली टाइप की हो जाते हैं। शुरू में वो 1 या 2 पत्तियों के बीच देखा जाता है और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता है पूरे पत्तियां गुच्छानुमा हो जाता है और ये मखमल के देखने लगते हैं और पूरा गुच्छा रूप में। इसका अगर रोकथाम की बात किया जाए तो डाइकोफोल नाम की एक दवा होती है जो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करने के लिए जब लीची की तुराई हो जाती है, यानी पहला स्प्रे अगर कहा जाए तो सितंबर-अक्टूबर महीना में करना चाहिए और दूसरा स्प्रे इसका जो है वो फरवरी माह में करना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कि लीची में सुंडी रोग बहुत ही मतलब उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको प्रकोप से, इस सुंडी का एक खासियत क्या है कि एक फल में सिर्फ एक ही दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखता है। हर लीची में एक ही वो फल में दिखेगा और इसका प्रकोप जब वर्षा आरंभ हो रही हो उस समय बहुत तेजी से फैलता है। तो इसके लिए आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की रुपाई समय से कर चुके हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे और फसलों में किसी प्रकार की कीट व्याधियां न लगे,
इसके लिए फसल की देख रेख सही तरीके से करने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार। किसान भाई देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान जो है भोजन का मुख्य प्रमुख फसलों में जो है, फसलों के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जिससे मनुष्य अपनी भोजन का अधिकांश भाग पूरा करता है। बोरो धान की खेती मुख्यतः देखा गया है कि उत्तरी बिहार, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि प्रदेशों में, खासकर जहां साल भर जल जमाव रहते हैं, और उस जल जमाव क्षेत्र को अगर हमारे किसान भाई थोड़ा सा जो है प्रबंधन कर ले, समुचित प्रबंधन कर ले और शस्य क्रिया को अपना करके जो है बोरो धान की खेती अगर करते हैं तो एक अच्छा जो है विकल्प के रूप में ये उभर सकता है। किसान भाई बोरो धान की अगर बात करेंगे तो बोरो धान में जो है पानी हमेशा जो है बनी रहे, इसका प्रबंधन आपको उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे आपका जो है पौधा की बढ़वार भी बनी रहेगी और उपज भी जो है आपको अच्छी आएगी। खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदा जल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो किसान भाई सबसे पहले खरपतवार के लिए पहली निदाई गुड़ाई जो है रोपाई के 1 महीने बाद तथा दूसरी जो है 2 महीने बाद करें। और अगर ज़्यादा मात्रा में अगर खरपतवार होती है तो उसके लिए आप बिस्पाइरिवेट सोडियम 10% EC 0.2 लीटर बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे और छिड़काव करते समय जो है खेतों में जो है 1 से 2 इंच हमेशा पानी लगे होना चाहिए, जिससे जो है अच्छी और इफेक्टिव जो है प्रभावशील दवाई का जो है प्रभावशील उपयोग होगा। इसके बाद किसान भाई अगर खाद और उर्वरक का अगर जो है प्रबंधन की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा रहती है वो अनुपात में 120, 60 और 40 केजी प्रति हेक्टेयर के अनुपात में देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा रहती है तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय उपयोग करना चाहिए, तथा बचे हुए जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो 20 से 25 दिनों के बाद जो टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपरी बेसन के रूप में देना चाहिए, तथा आधी मात्रा जो है उसको गाभा के निकलने के समय करना चाहिए। सिंचाई की बात करेंगे तो किसान भाई बोरो राइस की खेत में जो है सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार हमेशा बनी रहे। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रमुख कीट के बारे में, तो इसमें गंधी बग लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। गंधी बग को कंट्रोल करने के लिए 20 से 25 केजी फोलिडॉल या मिथाइल पाराथियोन 2% या क्विनोलफॉस 1.5% घोल को जो है प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सुबह के समय दाना बनने के समय जो है छिड़काव करें। तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़े के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोफ में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोफ के तने को काट देती है, जिससे गोफ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोफ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पत्र लपटक की बीमारी आती है, इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बैक्टीरियल ब्लड, अगर प्रमुख रोग के बारे में अगर बात करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लड जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, जिसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम प्लस जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम को मिला करके दोनों को मिला करके छिड़काव करेंगे, जिससे रोग पे नियंत्रण पा सकेंगे।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बगरा, जिला समस्तीपुर के कृषक जगदीश कुमार ने। ये धनिया के बीजोत्पादन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, मसाले वाली फसलों में यदि बात करें तो धनिया की अपनी आप में बड़ी महत्ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम धनिया की फसल का बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक तो ये कि जिस धनिया में जिस किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म के अलावा अन्य कोई किस्म का पौधा, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे स्थिति में फूल की अवस्था में धनिया है या कि कहीं फूल के बाद में दाने की अवस्था में भी धनिया है, तो वो निश्चित है कि जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा अन्य जो पौधा है या कि प्री मैच्योर, पहले मैच्योर हो जाएगा या कि बाद में मैच्योर होगा, तो वो स्थिति आप देखिए आकार प्रकार करके उसको निकाल करके आप बाहर करें। कृपया पूरा पौधा सहित निकालना, उसका नहीं कि ऊपर का तना तोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसको पूरा अलग करें। साफ सफाई जरूरी, खरपतवार मुक्त रखें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। तो जहाँ इस तरह का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हमें है कि आपको नमी, विशेष रूप से दाना बदते समय में पानी भरने की जरूरत नहीं है। नमी एक सामान्य रूप से बने रहे तो उसमें दाना मजबूत बनेंगे और सही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। पोषक तत्वों को इस अवस्था में, क्योंकि दाना भरपूर बने और जिसके लिए हम बीज उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। ऐसी स्थिति में आप एक जो है बूस्टर डोज NPK, विशेष रूप से P और K का, तो आप उसको 1.5 किलो 0-52-34 का जो आता है रेशियो का, उसको आप 1.5 किलो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर लेते हैं तो निश्चित है कि दाना पुष्ट होगा और दाने का पुष्टता आएगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसमें एक रोग व्याधियों का बड़ा प्रकोप इस स्थिति में, पहले गर्म थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, अब अचानक डाउन हुआ। तो इस अब डाउन टेम्परेचर, मौसम में परिवर्तन होने से माहू का प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माहू के प्रकोप में आप उसमें कीटनाशी का अवश्य रूप से, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है, ये रस शोषक कीड़े हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का है। उसको आप 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप जो है 20 ml दवाई डाल करके उसको आप छिड़काव करें। और उसे 1 एकड़ में तो कम से कम 200 से 250 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव अवश्य रूप से करें। दूसरा कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम कहते हैं चूर्णिल आसिता हिंदी में कहते हैं, और वो दाना बनने की स्थिति पे आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें कहीं आपको सफ़ेद इस तरह के पाउडर यदि आपको दिखाई देता है तो
आप त्वरित जो है सल्फर युक्त कोई भी फफूंदनाशी हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कार्बेंडाजिम का आप छिड़काव करें और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, तो उससे भी आपकी फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानियां यदि कुछ बरतते हैं तो आप अच्छा फसल उत्पादन धनिया से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।